ऑथर रॉजर कहते हैं कि आप जो भी हो, जहां भी हो, आपके पास जो भी साधन है, उससे वो सब कर दो जो आप कर सकते हो। वो कहते हैं ना, जहां चार बर्तन साथ रहते हैं वहां आवाज तो आती ही है। बात को समझने के लिए सुनिए, ना कि जवाब देने के लिए। आमने सामने बैठकर बात कीजिए। जब भी आप लोग साथ में किसी से मीटिंग करें तो ध्यान रखिए कि वो सामने से बात कर सके। होती आप अधिकतर देखेंगे कि एक कामयाब लीडर के असिस्टेंट बहुत ही होनहार होते हैं। कभी कभी दूसरों का सुझाव सुनना एक मैनेजर को थोड़ा हिचकिचाहट का काम लगता है, पर सुझाव लेना आपके कामयाबी की एक चाबी जरूर बन सकता है। देखिए, ये बात एकदम साफ है कि मनमुटाव से किसी का भी फायदा नहीं होता, और कई बार आपको ऐसे व्यक्ति के साथ भी काम करना पड़ जाता है जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वो भी आपको कोई खासा पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसे में आपको वो करना है जो आमतौर पर लोग नहीं करते, और वो है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाने। ऑथर रॉजर ने बताया है कि अगर आप एक सुपरवाइजर या मैनेजर हैं तो आपका एटीट्यूड दूसरों पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, इसका उदाहरण आपको उनके व्यवहार में दिख जाएगा। जो लोग अपना काम अपनी पूरी कैपेसिटी से नहीं करते, उसका एक कारण ये भी है कि उनको लगता है कि उनका मैनेजमेंट उनके बारे में फिक्र ही नहीं करता। एक सुपरवाइजर के काम में आपका मुख्य काम होता है कि एक बड़े ग्रुप के लोगों को साथ लेकर चलना और पूरी टीम के लक्ष्य को हासिल करना, और इसकी शुरुआत होती है जब आप उनके बारे में अच्छे से जान जाओ। जानने से मतलब केवल उनके स्किल्स के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके तौर तरीके, उनके सिद्धांत, उनका बर्ताव, उनकी कुछ ज़रूरतें जो काम से बाहर हैं, साथ ही साथ उनके परिवार, आसपास का माहौल और उनकी काबिलियत। आपको जब ये सब पता होगा, तभी आप उनको उनकी ज़रूरत, काबिलियत और कन्वीनियंस के हिसाब से काम दे पाएंगे। एक अच्छे मैनेजर और सुपरवाइजर को अपनी टीम के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, और जो लोग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें, उन्हें समय समय पर सराहना भी चाहिए। लेकिन इस बीच जो लोग काम को ढंग से पूरा नहीं कर पाए, उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्हें एक अच्छे टीचर की तरह सिखाएं और बताएं कि उनसे कहाँ और क्या गलती हुई। लेकिन जो लोग जरूरत से बेहतर काम करके देते हैं, ऐसे लोगों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो आपकी टीम और आपकी कंपनी का भविष्य एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकें। उनको संभालने के लिए आपको उन्हें समय समय पर ऐसे काम देते रहें जो उनकी अपनी काबिलियत की सीमा तक ले जाए। लेकिन इसके लिए आपको उन पर विशेष ध्यान देने की भी जरूरत होगी। इसी के साथ साथ इनको समय समय पर एक टेम्परेरी प्रमोशन भी देकर देखना चाहिए कि क्या ये नई समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हैं, और अगर हाँ, तो ये उनका सामना कैसे करेंगे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही खुले विचारों के होते हैं, तो ये अपने आइडिया और विचारों को सामने रखने में हिचकिचाते नहीं, जो शायद कुछ बॉस को गलत लग सकता है, लेकिन अगर असली जिंदगी में देखा जाए तो ये काफी फायदा दे सकते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा और महसूस भी किया होगा कि बातचीत की कमी से मैनेजर और कर्मचारी के बीच कितनी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, और काम के साथ साथ निजी जिंदगी को भी इफेक्ट करती हैं। तो ये कुछ तरीके जिनसे आप अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, जानकारी को बांटें जितनी जल्दी हो सके। अपने कर्मचारियों को बताकर रखें कि उनको जानने की जरूरत है, जितना जल्दी बताएंगे उतना बेहतर। नंबर 2, अपना ध्यान उस तरफ भी दें जो काम टीम कर रही है और उनके लिए कितना मायने रखता है, ना कि सिर्फ आपके, क्योंकि इस टीम में सिर्फ आप नहीं हैं। नंबर 3, अपने नजरिए को सुनाते समय उनको भी ध्यान में रखो और पूछो कि क्या आप सब लोग इससे सहमत हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। ये आपका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव बनाएगा और कर्मचारियों को भी इसकी कीमत पता चलेगी। नंबर 4, जब भी कंफ्यूजन की घड़ी आए और कुछ समझ ना आए तो एक एक्सपर्ट को बुलाना गलत नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जरूरी नहीं कि आपको हर चीज का ज्ञान हो, और जिसका ज्ञान ना हो वो काम करना खतरे से खाली नहीं है। और आखिर में, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप सारा काम खुद ही ले लें। कुछ काम दूसरों पर भी सौंपें उनकी काबिलियत के हिसाब से, और कोशिश करें कि सबसे जरूरी काम आप करें जब तक आपकी टीम में कोई उस काम का एक्सपर्ट ना बैठा हो। इसके साथ साथ दूसरों की बातें सुनना भी जरूरी है। अधिकतर हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए लिखना और बोलना आना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और बहुत बड़े पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जो है सुनना। हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा है कि ये सोचता बहुत है। हम लोग जितना बोल पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो दिमाग सोच लेता है। इसलिए अधिकतर ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान जब अपनी बात कह रहा होता है तो उसकी आधी बात सुनते ही हमारा दिमाग भी भागने लगता है और अपने अंदर ही अंदर उस बात को पूरा कर लेता है, जो कि लगभग हमेशा गलत ही होती है। बात को समझने के लिए सुनिए, ना कि जवाब देने के लिए। याद है ना, कैसे स्कूल की प्रेयर में जब प्रिंसिपल जी आते थे और आधे घंटे का एक भाषण देकर जाते थे। आप खुद बताइए, क्या आप वो समझते थे या सिर्फ सुनते थे? एक अच्छा लिसनर बनने के गुण आप में होने चाहिए। वो है कि बात को सुनिए, चीजों को साफ तौर पर समझने के लिए। बात को सुनिए उस इंसान के मतलब और विचारों को सुनने के लिए।
सुनिए उसकी बात समझने के लिए, साथ ही साथ सुनिए क्योंकि उसके द्वारा कही गई बातें कहीं न कहीं आपके कामों का फीडबैक दे रही होंगी। किसी को अच्छे से सुनना भी एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है। जैसे सोचिए कि कोई एम्प्लॉयी आपके पास समस्या लेकर आया। आप थोड़ी देर उसकी बात सुनने के बाद इधर-उधर सोचने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका मन स्टेबल नहीं है। मन को स्थिर बनाएँ, इसके लिए आप मेडिटेशन और इस पर बेस्ड कुछ किताबों का सहारा ले सकते हैं। अगर आप किसी की बात को समझ नहीं पाए तो आप उसको आसानी से दोबारा दोहराने के लिए भी कह सकते हैं। एक अच्छे टीम लीडर के क्या दायरे हैं ये जानने के लिए एक रिसर्च की गई जिसमें 500 से ज़्यादा लोग जो अलग-अलग कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी कंपनी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे और उनके आधार पे ये 10 स्टेटमेंट बनाए गए हैं, जिसके बाद आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक इसमें अपने आप को रेटिंग देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आप लोगों को अच्छी दिशा दिखाने में कैपेबल हैं। दूसरा, आप लोगों को उनके अच्छे काम के लिए खुले में एनकरेज करते हैं। तीसरा, आपके अंदर दूसरों को सही राह और तरीका सिखाने का इरादा है। चौथा, किसी को लक्ष्य के महत्व को बताने की क्षमता आपके अंदर है। पांचवा, चल रहे काम में अपने कंट्रोल को बनाए रखना। छठा, सही लोगों को सही काम सौंपना। सातवां, अपने फैसलों के इकोनॉमिक नजरिए को भी देखना। आठवां, नए आइडियाज को प्रोत्साहन देना। नौवां, क्लियर और पक्के फैसले लेना जब उनकी जरूरत पड़े। और 10वां, समय समय पे अपनी एबिलिटीज और मजबूत मोरल वैल्यूज को दर्शाना और उनके प्रति हमेशा एक जैसे ही रहना। इन सवालों के उत्तर पहले आप खुद दें और फिर ऐसे 5 लोग जो आपको अच्छे से जानते हैं उनसे ये सवाल पूछिए। सारे रिजल्ट्स को मैच करके देखिए कि क्या और कहाँ कमी है और उन कमियों को अपनी सहूलियत के हिसाब से सुधारिए। कई बार ऐसा भी होगा कि जिन सवालों में आप खुद को स्ट्रांग बोलेंगे उसमें दूसरे आपको वीक बोल दें, लेकिन इससे डरना या चिढ़ना नहीं है। ये सवाल बहुत ही सोच समझकर बनाए गए हैं, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्विज और खेलते हैं। ये क्विज आपके अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे संबंध है उसको पता करने में मदद करेगा। ये भी 10 सवालों का एक क्विज है जिसमें आपको हाँ और ना में जवाब देना है, लेकिन इसमें आपको अपने व्यवहार का बचाव नहीं करना है। सिचुएशन चाहे जैसी भी रही हो, आपको इन सवालों का जवाब बिल्कुल सच्चाई से देना है। पहला सवाल, क्या जब आप अपने ऑफिस के माहौल में बात करते हैं तो आप दूसरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं? दूसरा, क्या आपको हमेशा पूरा नियंत्रण चाहिए होता है? आपसे हर चीज को डिस्कस किया जाना जरूरी है? तीसरा, मीटिंग्स में क्या आप अपनी बात कहने के लिए दूसरों से अधिक समय लेते हैं? चौथा, क्या आप तुरंत फैसला लेते हैं? पांचवा, क्या आप इस चीज के विरोधी हैं कि दूसरों को आपके जितनी सुविधा और सहूलियतें मिलें? छठा, अपने काम के बारे में बताते हुए क्या आप मैं शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? सातवां, क्या लोग आपको आपकी कुर्सी और पोस्ट के लिए इज्जत देते हैं? आठवां, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें लेकिन ऐसा होता नहीं है? नौवां, क्या आप अपने आप को एक अच्छे बॉस से अच्छा मानते हैं और क्या आपके व्यवहार में ये चीज नजर आती है? 10वां और आखिरी सवाल, क्या आप अपनी ताकत और स्टेटस की शक्तियों का स्वाद लेकर खुश होते हैं? अगर आपका जवाब 3 से 5 सवालों में हाँ था, तो इतनी कोई चिंता का विषय नहीं है। लोग आपको सही नज़र से देखते हैं और आप थोड़े से ही सुधार से काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब 6 से 8 सवालों में हाँ था, तो एक समस्या की बात है। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए? परेशान मत होइए, ये भी बताएंगे। तो चलिए सुधार की तरफ एक कदम बढ़ाएं। एपिसोड 5, कमियों में सुधार कैसे लाएं? तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कमियों को कैसे सुधारा जाए? रॉजर बताते हैं कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपकी टीम एक साथ एक समय पर कैसा महसूस करती है, जिसे मोराल कह सकते हैं। अगर ट्रेनिंग अच्छे से और अच्छे लोगों के द्वारा की गई है तो ये चीजें बिना किसी समस्या के पनप जाएंगी। मेनली ये तब आती हैं जब मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। आसान भाषा में कहें तो टीम के लोगों को प्रोत्साहन देना मोराल को बढ़ाता है। जब भी उनको लगेगा कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है जिस पर वो नियंत्रण कर सकते हैं और फैसले लेने में भी उनकी कोई भूमिका है, और अगर वो कोई बात कहेंगे और उनकी बात सुनी जाएगी, ये सब चीज़ें मोराल को बढ़ाती हैं। दूसरा काम जो आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो है बदलाव लाना, वो भी ज़रूरत से पहले। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये कम मुश्किल लगेगा अगर आप सोचें कि आप कहाँ हैं, आप यहाँ कैसे आए और ये सब कैसा होगा अगर आपने कुछ अलग नहीं किया तो। अपने नज़रिए को बड़ा कीजिए। क्या बदलाव है जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दरकिनार कर सकता है? आप अपने देखने का और समझने का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको बाकियों से अलग और बाकियों से बड़ा बनना है तो आपको उनसे बड़ा लक्ष्य भी अपने आगे रखना होगा। अपने पास जो भी ऑप्शन हो उनका पूरा इस्तेमाल कीजिए।
ज़रूरी नहीं कि हर काम में आप माहिर हों, लेकिन आपकी टीम का कोई सदस्य उसमें माहिर हो सकता है। इसलिए अपने बेस्ट टैलेंट का इस्तेमाल अपने ऑप्शन को खोलने में लगाइए। तीसरा काम है प्लानिंग। जो लोग पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, वो उनसे कहीं अच्छा काम करते हैं जो प्लानिंग के बिना काम करते हैं। अपने काम में आने वाली अचानक सी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। आपको आपका काम करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर क्या यूज़ करना है। काम में छोटे छोटे लक्ष्य बना लो, जिसकी मदद से आप अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रख सको। भविष्य का एक ऐसा अंदाज़ा लगाएं जो रियलिस्टिक हो, और इसके लिए तथ्यों पर यकीन करें, ना कि विचारों पर। अपने समय को ठीक तरह से इस्तेमाल करें, अनुशासन का पालन करें और सबसे ज़रूरी, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। चौथा काम जो आप कर सकते हैं वो है अपनी काबिलियत को और भी ज़्यादा बढ़ाना। जब आप किसी एक क्षेत्र में काफ़ी समय काम कर लेते हैं, तब आपको लगता है कि आप अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसी समय शायद आपके लिए एक नए अवसर को हासिल करने की शुरुआत हो। ये बिल्कुल लाज़मी है कि आप रोज़ एक ही काम करके थक गए होंगे, लेकिन जब भी आपको मोटिवेशन मिले, तो ये 3 चीज़ों पर ज़रूर फ़ोकस करें। पहला, बाधाओं से ना डरें। ये बात तो बहुत ही नॉर्मल है कि आप जब भी कुछ अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाकर करेंगे, तो आपको परेशानी तो आएगी ही, लेकिन उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है। दूसरा, कोई भी काम एक तरीके से होना है, जैसे कि कोई मकान बनाने के लिए पहले कच्चा सामान, फिर ढांचा, फिर बाकी का काम एक सीक्वेंस में किया जाता है। ऐसे ही काम को एक तरीके से होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि रातों रात कोई जादू हो गया और काम हो गया। उसको समय लगेगा और आपको संयम बनाए रखना है। तीसरा है कि आपको अपने बेस्ट से नीचे नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लक्ष्य बनाया था उसको हासिल करना है। जो सोचा जा सकता है वो किया भी जा सकता है। ये कुछ तरीके थे जिनसे आप अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। हम सभी में कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश होती ही है। एक बात बहुत ही पॉपुलर है कि कामयाबी के लिए एटीट्यूड भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि काबिलियत। आपका एटीट्यूड आपके व्यवहार को बनाता है, लेकिन इस सवाल के मद्देनज़र एक और सवाल उठता है कि क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में सबको जिम्मेदार होना ज़रूरी है। कोई भी एक संस्था आम लोगों से ही बनी होती है। बस वो साधारण लोग साथ मिलकर कोई असाधारण काम कर देते हैं, जिससे वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सब अपनी जिम्मेदारी ना समझें। मैनेजर को सीखना चाहिए कि लंबी सफलता के लिए रिस्क और काम करने की दृढ़ता दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी इस दुनिया में आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो हमेशा सही निर्णय ले। हम सब गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। हमेशा कोई भी निर्णय से पहले अच्छे से विचार ज़रूर करें। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए, तो अपने अंदर से एकदम फैसला लेने वाली अग्नि को शांत करें और ठंडे दिमाग से अपने अलग अलग निर्णय के भविष्य के अलग अलग प्रभाव को देखें। हर एक हल जो हो सकता है उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव लिखिए। वो आपको क्या देगा, वो आपसे क्या लेगा, जैसे कि कितना खर्चा और बाकी चीज़ें जो ज़रूरी हो, उनको एक जगह लिखिए। तथ्यों पे ध्यान दीजिए, ज़िद्दी ना बन के। अगर तथ्य आपकी विचारधारा के अलग कुछ बताते हैं, तो उसकी तरफ भी एक बार ज़रूर गौर कीजिएगा। आपके विचार, आपकी निजी पसंद नापसंद को इस सब से दूर ही रखिएगा, क्योंकि कहीं ये सब आप पर भारी ना पड़ जाए। अपने आप को विचारों के प्रति खुला रखिए। अगर कोई आकर कोई सुझाव देता है, तो उसको ज़रूर से सुनिए। कभी कभी अच्छे प्लान भी फेल हो जाया करते हैं, क्योंकि उनमें लोग ढंग से काम नहीं करते। अगर किसी काम में लोगों के सुझाव को भी अहमियत दी जाएगी, तो वो उसको और भी ज़्यादा मन लगाकर करेंगे। कभी कभी राय सच्चाई बन जाती है। जब आप किसी एम्प्लॉय को काम दें, तो उसको ये ज़रूर बताएं कि ये काम क्या है और उसे ही ये काम क्यों दिया गया है। एक व्यस्त इंसान के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी काम दे देना बिना कुछ बताए। वो ऐसा करके अपना समय और शक्ति बचाता है, लेकिन इसका असर काफ़ी बुरा होता है। वो कर्मचारी आपके प्रति अपने मन में कोई भी धारणा बना सकता है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा। इसलिए अगली बार से थोड़ा समय लीजिए और आपके द्वारा दिए गए काम को समझिए भी। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि जब आप किसी को बताते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप उसे क्यों का जवाब भी दे देते हैं, तो सबसे पहले वो काम के आदेश को हटा के रिक्वेस्ट में बदलता है, जिससे वो बॉस वाली कड़वाहट खत्म होकर वो काम लॉजिकल लगने लगता है। जैसे ही आप किसी को कोई काम देते हैं और उसे बता देते हैं कि क्यों उसे ये काम करना चाहिए, तो इससे गलती होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब वो इंसान जानता है कि वो क्या काम किस लिए कर रहा है।
जिससे वो उसके कुछ ज़रूरी बदलाव जो रह गए हों उन्हें भी खुद ब खुद कर सकता है। इसी के साथ साथ जब भी आप उन्हें उस काम का क्यों समझा रहे होंगे, तो वो इंसान अपने सुझाव भी इसमें डाल सकता है, जो वाकई में कई बार बहुत लाभकारी निकल के आते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम का कारण इतना सरल है कि उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप कोई मार्केटिंग कंपनी में किसी कर्मचारी को टीवी पर ऐड चलाने का काम देते हैं, तो ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐड से क्या होगा और ये काम वो लोग क्यों कर रहे हैं। ऐसा कभी-कभी किसी इमरजेंसी के हालातों में भी किया जा सकता है। अब इसके बाद हमारे लिए कुछ है, चलिए जानते हैं अपने साथियों के बारे में। अधिकतर लोग जो सफलता को पा चुके हैं, वो बताते हैं कि 4 ऐसे ज़रूरी फैक्टर हैं जो हमेशा ही मौजूद हैं। पहला है सोच में रहना, किसी फैसले को लेने से पहले। दूसरा अंतरात्मा का मन। तीसरा मन में एक दृढ़ता, ज़िम्मेदारियों को अपनाने की। और चौथी कि आखिरी लोगों को लीड करने की काबिलियत। इसका मतलब है कि लंबी दौड़ में वही खास लोग टिकते हैं जिनमें ये सब काबिलियत हो, वरना बाकी सब अपनी इंटरनल समस्याओं से ही लड़ते रह जाते हैं और इन सब चीज़ों में बदलाव भी आते रहते हैं। एक अच्छा लीडर इन सब बदलावों को स्वीकारता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। जो भी कर्मचारी काफ़ी समय से एक ही काम कर रहे हैं, उनको किसी और काम के लिए सोचना थोड़ा अजीब लगता है, जिसके चलते उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो भी शिकायत नहीं कर पाते। जबकि सच्चाई ये होती है कि अब वो इस एरिया में एक्सपर्ट हो चुके हैं और दूसरी जगह पर उन्हें एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, जिससे वो और भी अच्छे और बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। अच्छे कर्मचारियों को चिड़चिड़ेपन से बचाने का एक ही तरीका है कि उन पर गौर किया जाए और उनके दिलचस्पी वाले क्षेत्र में काम देकर उनकी ग्रोथ और अपना काम दोनों साथ साथ करवाते चलिए। अगर असल ज़िंदगी की बात करें तो हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है कि जब लोग सच में अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों में हमेशा कुछ ज़्यादा करने की चाह और काबिलियत बची रहती है, जिसको बाहर लाने के लिए आप उसको बार बार किसी नई और थोड़ी कठिन सिचुएशन में डालकर देखिए कि वो किस तरह उसका सामना करता है। अगर वो एक लिमिट पर आकर रुक भी जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में भी आप उनकी काबिलियत को आजमा सकते हैं, जो सच में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, आपके और कर्मचारी दोनों के लिए। एपिसोड 6, जनरेशन गैप क्या है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड न केवल आपकी पर दूसरों की काम करने की एबिलिटी को भी कई गुना तक बढ़ा सकती है। ये कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो ऑथर रॉजर ने बताए हैं, जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपका जो भी अपर मैनेजमेंट है, उस तक अपनी टीम के एम्प्लॉयज़ के सुझाव को पहुंचाइए। अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहित कीजिए कि वो काम करने के नए और अलग तरीके भी ढूंढें। साथ ही साथ ऐसा माहौल भी बनाएं जिससे उनके आइडियाज़ पर उन्हें क्रिटिसाइज किए जाने और हंसी उड़ाए जाने का डर ना हो। कभी भी किसी के आइडिया का क्रेडिट खुद ना लें। जिसका वो आइडिया है वही उसकी तारीफ का असली हकदार है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो इंसान अगली बार और भी अच्छे आइडियाज़ के साथ आपके सामने आएगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और टीम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अपने एम्प्लॉयज़ को बताइए कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं और आपकी संस्थान के लिए वो कितने ज़रूरी हैं। अपनी टीम के काम को महत्व दीजिए और उन्हें ये भी बताइए कि जब उन्हें महत्व पता होगा तो वो कई गुना उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी कर्मचारी जब पैसे के लिए काम करता है तो वो उस काम में अपनी पहचान को भी चाहता है, जिससे उसकी अलग पहचान बने। इसलिए किसी की पहचान को छुपाने की कोशिश ना करें। कोई भी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। पैसे के साथ साथ इज्जत, शोहरत और एक अलग पहचान, ये सब एक साथ ही किसी भी कर्मचारी के मन में चल रहे होते हैं। आपकी काबिलियत तय करती है कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी मोटिवेशन निर्धारित करती है कि आप कितना कर पा रहे हैं और आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन इसी सब के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती जो सामने आती है वो है जनरेशन गैप को खत्म करना। जनरेशन गैप का मतलब होता है दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच अलग अलग विचार होना और एक ही चीज के बारे में दोनों पीढ़ियों के अलग अलग नजरिए से ही जनरेशन गैप जन्म लेता है। ठीक इसी तरह के इन लोगों के साथ काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ सर्वे की माने तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो निकल कर सामने आते हैं। पहला, पुरानी पीढ़ी जो विश्व युद्ध 2 यानी 1939 के आसपास जन्मी थी, वो काफ़ी अथॉरिटी के आदेशों को मानने में विश्वास रखते हैं और उनका पालन भी करते हैं। जबकि नई जनरेशन जो 1975 के आसपास की है, वो अथॉरिटी पे थोड़ा कम भरोसा करती है। पुरानी जनरेशन काम को एक जिम्मेदारी की तरह लेती है। एक तरह से वो अपने काम को एक औजार समझते हैं जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसी जगह नई जनरेशन के लोग ज़्यादातर काम को अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सा मानते हैं। वो मानते हैं कि काम मज़ेदार होना चाहिए
उनके लिए ये नए लोगों से मिलने का एक नया तरीका है। पुरानी जनरेशन एक्सपीरियंस को एक रास्ता मानती थी प्रमोशन के लिए। उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा काम जितने ज़्यादा समय तक दिया जाएगा, उसके इनाम के रूप में इनको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन नई पीढ़ी का मानना है कि प्रमोशन तुरंत तभी हो जाना चाहिए जब वो नई पोस्ट के काम के लिए तैयार हो और उसको वो काम करना आ जाए। स्पष्ट रूप से कहें तो नई पीढ़ी में सब्र थोड़ा कम है, और जो ये दोनों ही अच्छी और बुरी बातें हैं। पुरानी पीढ़ी काम को बिना किसी रिस्क के करना पसंद करती है, लेकिन नई पीढ़ी रिस्क लेने के लिए तैयार रहती है, बशर्ते वो रिस्क का अच्छा और काफी सटीक अनुमान पहले ही लगाया जा चुका हो। पुरानी पीढ़ी का मानना है कि सबके साथ तभी न्याय होगा जब सबको एक जैसी ट्रेनिंग दी जाए, और वहीं नई पीढ़ी का मानना है कि अगर एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से देखोगे तो वो सबसे असफल जीव बनकर रह जाएगी। नई पीढ़ी के हिसाब से हर एक इंसान को अलग रूप से देखना चाहिए और उनकी ज़रूरत और दिलचस्पी के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। पुरानी पीढ़ी रुतबे, कुर्सी और किसी के स्टेटस को देखकर इज्जत देती है, जबकि नई पीढ़ी लोगों के अनुभवों को देखकर ही उन्हें इज्जत देती है। जब ये रिसर्च शुरू हुई तो जो पुरानी पीढ़ी थी वो या तो रिटायर हो चुकी थी या फिर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चुकी थी, और अभी बेबी बूमर्स इस पर राज कर रहे थे। और अब आने वाले समय में तो जेन एक्स और जेन वाई इसके लिए तैयार बैठे हैं, जो और ज़्यादा खुली सोच विचार रखते हैं। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, लेबर की भी कमी होती जा रही है, जिससे उनकी तरफ और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देना भी ज़रूरी हो गया है, जो कि एक तरह से सही भी है। कभी कभी बिना अनुभव के लोगों को शामिल करना भी काफ़ी कारगर हो सकता है, क्योंकि किसी न किसी तरह वो आपके लिए एक चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जैसे ढालना चाहेंगे वो ठीक उस तरह से ढल जाएंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बहुत जल्दी सही विकल्पों को सही तरीके से एडजस्ट कर लेता है, जिससे उसको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ये करने के लिए अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को और अच्छे से निखारना होगा, और ये काम इतना भी कठिन नहीं है। इसके लिए आपको दूसरों को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। उनको दिखाइए कि वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए आप उनसे जब भी मिलने जाएं, तय समय पर ही जाएं। उनको उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्पेस भी दें। बल्कि इसको तो आप अपने निजी जीवन में भी लागू कर सकते हैं। उन बातों के बारे में पहले से डिस्कस कर लें जो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्याओं का विषय बन जाए। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। शुरुआत हमेशा खुद से करें और सबको इज्जत भी दें। जो आपके सीनियर हैं उनकी बातों को मानें, और जब भी मौका मिले अपने जूनियर से मदद मांगे। आप शुरुआत करेंगे तो ही आगे सब लोग ये देखकर सीखेंगे। अब तक ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि बदलाव की ज़रूरत है, तो चलो बदलाव की तैयारी की जाए। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, ये आपको विचलित और परेशान कर सकता है, लेकिन एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब कुछ ही समय का है, और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा ला सकता है। ये कुछ सुझाव और स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। नए आइडियाज़ को एक सही और कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट की तरह मानें। उनको एकदम से ही किसी के सामने कोई उग्र विचार की तरह ना रखें जिसे आप इमीडिएट इफेक्ट से काम में लाना चाहते हों। उनको एकदम आम बात की तरह डिस्कस कीजिए, जैसे कि वो विकल्प है। इससे किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उन पर वो आइडियाज़ ज़बरदस्ती थोप रहे हों, और आपको अपने आइडिया का एकदम सटीक और सही फीडबैक मिलेगा। अपने पुराने आइडियाज़ जो कामयाब हो चुके हैं तथा नए आइडियाज़ में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करें जो सही हैं और दोनों में मेल खाते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति चाहे आपके आइडिया के बारे में कोई भी धारणा बना के बैठा हो, उस पर विचार ज़रूर करेगा। जो भी बदलाव आप करने की सोचें, एक बार उनको सबके साथ ज़रूर बांट लें, और उनको एकदम लाकर ना लागू कर दें, बल्कि धीरे धीरे उनको परिस्थिति के हिसाब से और उनको समझते हुए लागू करें। हमेशा ध्यान रखिए, काफ़ी सारे छोटे छोटे बदलाव एक बड़े बदलाव के मुकाबले काफ़ी सही और सहज लगते हैं किसी भी प्लान में। अगर आपके विचार के खिलाफ काफ़ी दिक्कत आ रही है तो सही निर्णय यही रहेगा कि उसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, लेकिन टालने का मतलब भूलना नहीं है। उसको ध्यान में रखिए, उस पर थोड़ा और काम कीजिए, और सही मौका मिलते ही उसको फिर से सबके सामने लाइए। थोड़े फेरबदल के बाद वो आइडियाज़ फिर से सबके लिए एक नई आइडिया के रूप में आएगा। याद रहे, इस सब में सही समय का होना बहुत ज़रूरी है। बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना ये ज़रूरी है उतना ही इसे पाना मुश्किल है। इस बात का ज्ञान आपको अपने बदलाव की कठिनाई का पहले से ही अंदाज़ा लगाने में मदद करेगा, जिससे आप उसे काफ़ी आसानी से अपना लेंगे। जब भी आप काम में बदलाव की कोशिश करेंगे तो लाजमी सी बात है, बदलाव के खिलाफ कुछ रुकावटें तो आएंगी ही, क्योंकि बदलाव लाने का सीधा सीधा मतलब है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मुश्किलों से भरे मैदान में कूदना। आपके बदलाव में रुकावट के तत्व आपको रोज़मर्रा के कामों में दिखने लगेंगे। आप शुरुआती कुछ दिनों में थका थका और हारा हुआ सा महसूस करेंगे।
आपके आसपास के लोग हो सकता है आपकी इस बात से खुश भी ना हो कि आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, लेकिन ज़रूरी बदलाव तो लाने पड़ेंगे। इसी से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और आप बाकियों से अलग दिखेंगे। ऐसा होना भी बहुत आम बात है कि आपको लगे कि ये बदलाव और ये सब आपके बस की बात नहीं है और ये आपसे नहीं हो पा रहा है, ना ही ये कोई असर दिखा रहा है। देखिए, इस बात को समझिए कि ये असली ज़िंदगी है। यहाँ कोई जादू नहीं होते। रातों रात कोई भी काम होना असंभव है, ख़ास तौर पे कि जब आप अपने अंदर के बदलाव जैसी बड़ी चीज़ों की बात करें। अगर आपके ऑफिस से जुड़ी जगह की बात की जाए तो आपके अंदर ये बदलाव के खिलाफ आ रहे तत्व को खत्म करने के दो सबसे अलग अलग उपाय हैं। पहला, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, और दूसरा है कि कैसे किसी के सुझाव को मना किया जाए बिना उसे नाराज किए। जानते हैं सब अगले एपिसोड में। एपिसोड 7, एक मजबूत टीम को बनाना सीखें। अब जब हम समस्या को जान चुके हैं तो सबसे बेहतर रहेगा उसको सॉल्व करने के तरीकों पर चर्चा करना। तो जो दो तरीके आपको पहले ही बताए हैं उन पर बात करते हैं। पहला, जो कि है पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं? क्या आप उस समस्या से वाकिफ हैं? क्या आप अपने रोज के काम से उस समस्या को अलग कर पा रहे हैं? कभी कभी दूसरों का सुझाव सुनना एक मैनेजर को थोड़ा हिचकिचाहट का काम लगता है, पर सुझाव लेना आपके कामयाबी की एक चाबी जरूर बन सकता है। कोई भी काम कैसा है, वो कैसा चल रहा है, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या बदलावों की सच में ज़रूरत है, ये सब उस इंसान से बेहतर कोई नहीं बता सकता जो उस काम को रोज़ कर रहा हो, और वो ही सबसे अच्छा और सबसे सटीक सुझाव दे सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने समझदार हैं, आप अपने आस-पास और अपने से जुड़े लोगों के आइडियाज़ और दिमाग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी जानकारी तो किसी को भी नहीं होती। आप अधिकतर देखेंगे कि एक कामयाब लीडर के असिस्टेंट बहुत ही होनहार होते हैं। ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके लीडर ने उनके विचारों को आने दिया, आगे बढ़ने दिया, उनके भागीदारी लेने के जुनून को थोड़ा और प्रोत्साहित करके उनके अंदर का सबसे सफल और पूरी क्षमता वाला रूप निखारा। इसमें ना केवल आपका बल्कि उस असिस्टेंट या कर्मचारी का भी फायदा हुआ, क्योंकि इससे उसने अपने अंदर की पूरी क्षमता को इस्तेमाल किया और आगे भी इसी तरह उभरते रहेंगे। अब कोई भी सुझाव पाने का सबसे आसान तरीका है उसको मांग लो। जो भी लोग आपके साथ इस काम में शामिल हैं, अधिकतर सभी लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप उसके सुझाव लेने आए। उनको सुनिए, जवाब देते समय थोड़ा समय लगाएं, जिससे उसको भी लगे कि आपने सच में उसको सुना, और आप देखेंगे कि सबके सुझावों के बीच ही आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ चुके होंगे। अब बात करते हैं अगले तरीके की। दूसरा है कैसे किसी के सुझाव को मना किया जाए बिना उसे नाराज किए। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप सभी के सुझाव एक साथ मान लें, या किसी का गलत सुझाव भी मान लें, या उसके गलत सुझाव पर भी उसकी तारीफ कर दें। ये ना ही केवल आपके काम के लिए बल्कि उस कर्मचारी के लिए भी गलत होगा। इसके लिए आप उन्हें कभी भी सबके सामने उनके सुझाव को लेकर मना मत कीजिए। उनका सुझाव सुनने के बाद जल्दी से जल्दी उनसे मिलिए और बताइए कि ऐसा करना क्यों सही नहीं है, क्या रिस्क है और क्या कमियां रह गई हैं। इसी के साथ साथ आप उससे उसमें कुछ बदलाव या सुधार करने को बोलें। इससे वो कर्मचारी ना ही डिमोटिवेट होगा और ना ही भविष्य में अपनी बात कहने से डरेगा। अगर आपको ये तरीका नहीं अपनाना तो आप उससे सवाल पूछना शुरू कीजिए। सही सवालों के सही जवाब वही व्यक्ति दे पाएगा जो सच में उसके बारे में अध्ययन करके आया हो। अगर आप कभी भी किसी के सुझाव को नकारते हैं तो उसको सहज तरीके से करिए। अगर उस व्यक्ति को अपनी बेइज्जती या मजाक उड़ाए जाने का सामना करना पड़ा तो वो कभी नहीं बोलेगा, और शायद भविष्य में आया कोई सही सुझाव केवल उसके दिमाग में ही रह जाएगा। ऑथर रॉजर कहते हैं कि आप जो भी हो, जहां भी हो, आपके पास जो भी साधन है, उससे वो सब कर दो जो आप कर सकते हो। जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं तो समय समय पर कुछ समस्या आती ही रहती है, कुछ एक्सटर्नल तो कुछ इंटरनल। तो कैसे साथ मिलकर उभरा जाए, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, ये बात एकदम साफ है कि मनमुटाव से किसी का भी फायदा नहीं होता, और कई बार आपको ऐसे व्यक्ति के साथ भी काम करना पड़ जाता है जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वो भी आपको कोई खासा पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसे में आपको वो करना है जो आमतौर पर लोग नहीं करते, और वो है खुद को नियंत्रित करना। आप अभी ऑफिशियल काम में हैं, आपको अपने निजी जो भी समस्या है उन्हें अपने काम के बीच मत आने दीजिए। अगर वो ज्यादा भी कटाक्ष कर दे तब भी अपने अंदर की भावना को संयम दे। किसी भी प्रकार की बहस केवल आपकी समस्या को बढ़ाएगी।
पर बहस और असहमति कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप चाहकर भी अपने काम से दूर नहीं रख सकते। और ये कोई बड़ी या नई बात भी नहीं है। वो कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन साथ रहते हैं वहाँ आवाज़ तो आती ही है। तो ये भी ठीक उसी तरह है। लेकिन आप किसी भी असहमति या मतभेद के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं वो निर्भर करता है कि आपका उसके प्रति एटीट्यूड कैसा है। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों और नेगेटिविटी से बचने के लिए कुछ सुझाव जो आप अपना सकते हैं। पहला, आमने सामने बैठकर बात कीजिए। जब भी आप लोग साथ में किसी से मीटिंग करें तो ध्यान रखिए कि वो सामने से बात कर सके। इससे आपको उसकी पोजीशन को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। दूसरा, अपने विचारों को छुपाओ मत। विचार छुपाने से कुछ भी फायदा नहीं है। अपनी पहली मीटिंग में ही अपने विचार प्रकट कर दो। इसके आपके डील को लॉक करने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तीसरा, जब भी कोई मतभेद में फंसे या अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर कर रहे हों तब बात करते समय अपने बीच के स्टेटस गैप को बहुत कम कर दो। उससे सामने वाला व्यक्ति भी अपनी बात को खुल के कह पाएगा। चौथा, याद रहे आप मतभेद सुलझाने के लिए आए हैं, ना कि गुनहगार ढूंढने।